जैसे बेटा तो अलग से क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने एलएलपी की क्लास फर्स्ट है ये हमारी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी एक्ट हमारा एप्लीकेबल हुआ था बेटा 2008 में। जैसे कि आपको पता है बेटे इसका नाम क्या है एलएलपी। मतलब वैसे पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड। अभी अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर पार्टनर की डेफिशिएंसी आ गई है और उसके लॉस पूरे नहीं हुए तो उसकी पर्सनल स्टेट को पर्सनल प्रॉपर्टी को भी आप यूज कर सकते हो। क्या करने में? फर्म की पेमेंट करने में। लेकिन अगर एलएलपी है, क्या है बेटा एलएलपी है, तो आप फर्म के पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना उसने कैपिटल लगा रखी है उतना ही वो बियर करेगा, उससे ज्यादा नुकसान है तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। ये बहुत मेजर डिफरेंस है पार्टनरशिप और एलएलपी में। बोल बात समझ आएगी? तो ये एलएलपी एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी की टच दिया गया है इसको, जो कंपनी को राइट होते हैं। किसका टच दिया गया है? कंपनी का। मतलब कंपनी की तरह टच, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, पार्टनरशिप और कंपनी का एक कॉम्बिनेशन है। कुछ प्रोविजन कंपनी के, कुछ प्रोविजन लगभग मिलते जुलते पार्टनरशिप के। तो जरा सुनना बेटा ध्यान से, कंसेप्ट ऑफ एलएलपी। एलएलपी ये कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल combining the vital aspect of partnership firm and the advantage of the limited liability company। बोलो बात समझ आएंगे? मैंने कहा था दोनों का क्या है ये। अब यहां पर आपको कि सर पकड़ व्हीकल, अरे सुनो, एलएलपी जो कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, मतलब इसको कॉर्पोरेट बिजनेस में क्या क्या यूज किया जाता है एक सॉल्यूशन की तरह। भाई कोई व्यक्ति कंपनी नहीं बनाना चाहता क्योंकि कंपनी को बहुत से रूल रेगुलेशन क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, और वो अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड चाहता है। तो वो क्या करे, एलएलपी बना ले, इस व्हीकल का यूज कर ले। भाई आप कहीं जाने के लिए कोई चीज यूज करते हैं कन्वेंस, दैट इज ये व्हीकल, उसी व्हीकल का नाम क्या है एलएलपी। कोई डाउट है क्या? चलिएगा सुनो बेटा, एलएलपी इज ए हाइब्रिड। हाइब्रिड समझते हो, मिक्सिंग होती है ना हाइब्रिड। हाँ, एलएलपी इज ए हाइब्रिड ऑफ ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप। यही बोल रहा हूं मैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सिंग है। अब गाड़ी आई ना टोयोटा की हाइब्रिड विटारा, इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोल का मिक्सिंग है तो हाइब्रिड बोलते हैं उसको। प्लीज, हाइब्रिड वर्ड सबको पता है। आजकल हाइब्रिड सीड भी आते हैं, पौधा उगता है तभी फ्रूट शुरू हो जाता है, हाइब्रिड होता है वो बेटा। चलिएगा, एलएलपी इज हाइब्रिड ऑफ ए कंपनी एंड ए पार्टनरशिप, मतलब दोनों का क्या है मिक्सिंग है। द एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, अंडरलाइन कर लो, which can continue its existence irrespective of change in its पार्टनर। अब बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। मतलब कोई पार्टनर आए जाए ये लगातार चलती रहेगा, इसमें रिकंस्टिट्यूशन नहीं होता। जैसे कंपनी में क्या होता है, पार्टनर के पास शेयर है, उसने अपने शेयर बेचे, अच्छा शेयर बेचने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी दूसरे शेयर होल्डर से ना। पार्टनरशिप में क्या था, परमिशन लेनी पड़ेगी, नया पार्टनर एडमिट करना है परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें ये आजादियां हैं, आप अपना शेयर आराम से क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और जब नया उसने अपना शेयर किया दूसरा आया तो उसमें कंटिन्यू चलती है, कोई ये नहीं है कि खत्म हो गया रिकंस्टिट्यूट हो गया, समझे? जैसे परपिचुअल लगातार कंपनी चलती रहती है। कंपनी का रिलायंस के शेयर मैंने खरीदे आपने खरीदे, रोज सेल परचेज होती है शेयर मार्केट के अंदर, होती है या नहीं होती? तो इसका मतलब ये थोड़ा रोज कंपनी क्या हो रही है, रिकंस्टिट्यूट हो रही है ना, वो तो चलती रहती है। ऐसी एलएलपी भी क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो किसका टच आ गया, कंपनी का टच आ गया। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। एलएलपी इनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव ऑफ ए कॉम्बाइन एंड ऑपरेटिंग इन द फ्लेक्सिबल इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी। बोलो बात समझ आ गया? मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इससे हमारे को ये बेनिफिट मिलते हैं कि हमारे को दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसे ऑपरेट करना इजी है, फ्लेक्सिबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो, इनोवेटिव है, नए तरीके की, एफिशिएंट है, और इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती है, पार्टनर की लिमिटेड हो जाती है। ठीक है जी। द एलएलपी एक्ट 2008 डज नॉट प्रोवाइड द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। कहते हैं एलएलपी की ये एग्जॉस्टिव मतलब बिल्कुल लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन सिंपल लिखा हुआ है एलएलपी मींस पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 2N बोलता है कि जो 2000 एक्ट में रजिस्टर होगी वो क्या है, एलएलपी है। समझ आ गया? ये तो सिर्फ बेसिक बता रखा था इसका, जिसको अपने क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन थी। क्या थी ये, इंट्रोडक्शन। चैप्टर यहां से स्टार्ट है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी है, प्लीज ध्यान से पढ़ना इसको। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी बहुत इजी है, सुनो। एलएलपी को हम एक बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। क्या मानते हैं? मतलब इसमें ये चीज नहीं होती एक पार्टनर एजेंट है, एजेंट पार्टनर है, ये है, इसको हम, मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग, अलग से बॉडी कॉर्पोरेट मान लो, अलग अलग से एक पर्सन मानते हैं, ठीक है जी। और इसको एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं जो परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिसका लगातार परपेचुअली चलती है, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए समझेगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब अलग से इसका एक पहचान होती है, ये अलग एक एंटिटी है। कोई पार्टनर आए, कोई पार्टनर जाए, कोई अपना शेयर बेचे, उसका रेगुलर सक्सेशन रेगुलर चलेगा। पार्टनर एलएलपी में कोई चेंज नहीं माना जाएगा, रेगुलर चलेगी। बोलो समझ आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट है, 3 वर्ड यूज कर लो। बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी क्या है, हमें इसे एक बॉडी कॉर्पोरेट मान लें, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट एज ए कंपनी की तरीके हो गया ना, बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं, जिसको हम एक सिंगल क्या मानते हैं, सेपरेट एंटिटी मानते हैं। और परपेचुअल क्या होता है, सक्सेशन, ठीक है जी। द एलएलपी बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी इज लायबल फॉर ऑल इट्स एसेट। जो सिर्फ परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है जो लीगली सिर्फ अपने एसेट्स के लिए जिम्मेवार है, समझ आ गया क्या? लायबल फॉर ऑल इट्स एसेट्स, अपनी एसेट्स के लिए जिम्मेवार है, मतलब एसेट्स से पेमेंट कर दी, उसके बाद रह गया तो बस खत्म। जिसका रह गया वो बैड डेब्ट्स हो गया, अपने उसके पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। समझ आ गया कि नहीं आ गया? with the liability of the partner limited only to the amount of contribution by them just like a company। कहता है कि जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है बस उसकी उतनी ही लाइबिलिटी है, वो कैपिटल खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लॉस लगेगा तो वो तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जिम्मेवार नहीं होगी। जैसे कि कंपनी में क्या होता है, एक कंपनी में पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। कहां तक उसकी, अच्छा कंपनी में पार्टनर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड होती है। कहां तक, फेस वैल्यू तक। मान लो 100 रुपए का शेयर है, 70 रुपए दे दिया, तो कंपनी ज्यादा ज्यादा क्या करती है, 30 रुपए और मांग सकती है फाइनल कॉल के। उससे ज्यादा मांग, अच्छा कंपनी कहती है इससे ज्यादा चाहिए और दो, और ले सकती नहीं ले सकती। तो कंपनी में जैसे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। कहां तक, कैपिटल तक, शेयर कैपिटल तक, उससे ज्यादा नहीं होती। वैसे इसमें जो कैपिटल लगाई है उतनी लाइबिलिटी, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं। नो पार्टनर विल बी इंडिविजुअली लायबल फॉर एनी रॉन्गफुल एक्ट और अदर पार्टनर। मतलब यहाँ पर अदर पार्टनर ने कोई गलत काम किया तो दूसरा जिम्मेवार नहीं होता, लेकिन वहां पर देखो क्या होता है, एक ने किया दूसरा जिम्मेवार होगा। बोलो समझ में आएगा? However, if the LLP was formed for a purpose of defrauding creditors or for any fraudulent purpose, then the liability of the partner who had the knowledge will be unlimited। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर किसी ने एलएलपी बनाई क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करने के लिए, कहता एक अपने लॉ का मिस यूज करते हैं, कहता कैसे, कहता देख एलएलपी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अपने एक एलएलपी बनाते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, ठीक है, और भाग जाएंगे। उसके बाद जितना फर्म में होगा उतना नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर लॉ ने एक एक्सेप्शन डाला, अगर पार्टनरशिप एलएलपी पार्टनर ने इसलिए बनाई है कि लोगों के साथ क्या करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो कहता उस केस में फिर हम पार्टनर की लायबिलिटी क्या मान लेंगे, अनलिमिटेड मान। बोलो समझ में आएगी? सही भी है। बोलो, पहला पॉइंट हमने कर लिया, एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, एक लीगल एंटिटी सेपरेट एंटिटी होती है। क्लियर हो गया ये बात? दूसरा बेटा कहता है एलएलपी किससे गवर्न होती है, एलएलपी पे एलएलपी एक्ट 2008 लगेगा, ना कि 1932। बोलो बात समझ आ गया? देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल। कोई डाउट है किसी को? क्या पढ़ रहे हैं अपने? भूमिका जी सर दर्द हो रहा बेटा है, पढ़ने की आदत नहीं है ना। पहला क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा क्या है, एलएलपी एक्ट लगेगा 2008। थर्ड क्या है बेटा, कहता हर एक एलएलपी को अपने नाम के अंत में एलएलपी वर्ड यूज करना जरूरी है। जैसे कि कंपनी होती है ना रिलायंस लिमिटेड, या प्राइवेट कंपनी क्या वर्ड यूज करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ही अगर एलएलपी है तो राम एलएलपी, श्याम एलएलपी, लास्ट में क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, एलएलपी वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ताकि लोगों को ये पता रहे कि मैं इससे ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ताकि वो ये ध्यान में रख के ट्रांजेक्शन करे, बैंक करे, कोई भी करे, लोन दे रहा है वो। समझ आ गया? उसके बाद एन एलएलपी इज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी डिटरमाइंड इन द सेड एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। कहता पार्टनर की क्या लायबिलिटी होगी, क्या ऑब्लिगेशन होगी, वो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं एलएलपी के अंदर, उस एग्रीमेंट से ही डिफाइन होते हैं। यहाँ पर एग्रीमेंट जरूरी होता है, और एग्रीमेंट भी एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा कोई क्लोज या धारा या कोई बात नहीं होनी चाहिए जो 2008 के अकॉर्डिंग ना हो। क्लियर है?
नंबर 5, इसके अंदर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। जैसे जैसे कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर होते हैं ना, ऐसे ही एलएलपी में क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये पार्टनर सारे कामों को देखेगा, फिर जो काम वगैरह होते हैं उन पे साइन उन्हीं के ही होते हैं, डेजिग्नेटेड का मतलब एक तरीके से वो डायरेक्टर हो गए। क्या वर्ड यूज किया, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब जैसे 4 पार्टनर 5 पार्टनर, उसमें से कम 2 पार्टनर को डेजिग्नेट करना पड़ेगा, जो सारी प्रक्रिया देखेंगे, लीगल काम देखेंगे किसका, एलएलपी का। और उसमें से एक पार्टनर इंडियन भी होना चाहिए। हो सकता है फॉरेनर भी मिलकर बना रहे हो, तो उसमें मस्त है कि एक पार्टनर क्या होना बेटा, रेजिडेंट इन इंडिया। सर रेजिडेंट इन इंडिया किसे मानते हैं, जो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, 182 डेज या उससे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में रहा हो। बात समझ आ गई। चलिए वो आगे आ भी जाएगा। वैसे ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इजी है। देखो एलएलपी शैल मेंटेन एनुअल अकाउंट्स, बिल्कुल सही है। एलएलपी को अपने अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे, ट्रू एंड फेयर। और उसी को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोलवेंसी बनानी पड़ेगी हर साल। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब डिटेल होगी, और सोलवेंसी मतलब उसकी सोलवेंसी है, मतलब वो उसकी कैपेबिलिटी है, वो पैसे दे सकती है। सोलवेंसी रेशियो नहीं निकालते थे, उससे अपने ये देखते थे कि ये कितनी सोलवेंट है, मतलब इसकी कैपेबिलिटी क्या है रीपेमेंट करने की। समझ आ गया मेरी बात। तो वो सब उसको रजिस्ट्रार को जमा करानी पड़ेगी। किसको जमा करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार। और यहाँ रजिस्ट्रार कौन होता है, आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। समझ आ गई मेरी बात। चलिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट में वेन एवर इज थिंक फिट इन्वेस्टिगेशन द अफेयर ऑफ द एलएलपी बाय अपॉइंटिंग द कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसकी क्या करवा सकती है, जांच करवा सकती है किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करके। समझ आ गया। चलिएगा, उसके बाद ए पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैव द ऑप्शन टू कन्वर्जन इटसेल्फ इन एलएलपी। सुनो, तो कोई प्राइवेट कंपनी थी, या ठीक है बेटा, क्या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उनके पास ये अधिकार दे दिया कि अगर वो उनका काम छोटा है और वो चाहते हैं कि हम कंपनी ना रखें और कंपनी जैसा ही काम रहे, तो वो अपने को कन्वर्ट कर सकती है किसके अंदर, एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। फिर वो एलएलपी के प्रोविजन उसके ऊपर क्या होंगे बेटा, लागू होंगे। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे वो कन्वर्ट हो गए तो सारे अधिकार, सारे लाइबिलिटी, सारी एसेट्स जो कंपनी की थी, जो प्राइवेट कंपनी की, तो सारी की सारी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएगी। और फिर उसपे कंपनी एक्ट ना लग के क्या लगेगा, एलएलपी एक्ट लगेगा। ये लिखा हुआ, कोई डाउट है किसी को। उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर, लाइक ए कंपनी एलएलपी कैन बाउंड अप इधर वॉलेंट्री और बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट होता है बेटा। क्या होता है, कोर्ट। कहता है ऐसे ही एलएलपी जो है वो कंपनी की तरह अपने बिजनेस को क्या कर सकती है, बंद कर सकती है, मतलब वॉलेंट्रली कर सकती है या ट्रिब्यूनल से कर सकती है। बेटा कंपनी एक्ट में ट्रिब्यूनल बनी हुई है, सीएलटी, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सीएलटी। सीएलटी क्या है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनी के केस को देखती है, क्योंकि ये भी कोर्ट ही है। क्या होता है, नॉर्मल कोर्ट के पास जाते हैं ना, उसके पास केस बहुत ज्यादा होते हैं पहले ही है, और फिर कंपनी वाले भी केस चलेंगे तो भीड़ इतनी हो जाती है, उनका नंबर ही नहीं आता, वो 4-4 5-5 10-10 साल केस चलता रहता है। तो कंपनीज के केस के लिए क्या बनाई बेटा, सीएलटी बनाई। क्या बताई, सीएलटी, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कोई कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में डिसीजन आ गया, मान लो उस डिसीजन से कंपनी संतुष्ट नहीं है, क्या नहीं है, तो वो अपील कर सकती है। आई अथॉरिटी, आई अथॉरिटी होती है सीएलएटी। क्या होती है, कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। एक तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और दूसरी क्या है, कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। क्या बेटा, अगर सर जी वहां से भी संतुष्ट ना हो, फिर वो जाएगा हाई कोर्ट में। कहा जाएगा, हाई कोर्ट में। और फिर वहां से भी संतुष्ट ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में। सर जी वहां से भी ना हो तो घर आ जाएगा अपने। बोलो बात समझ आ गई नहीं आ गई। चलो तो कंपनी आप बंद करना चाहो तो वॉलेंटरली भी कर सकते हो या कोर्ट से लेके भी कर सकते हो। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या बेटा, कोर्ट। ठीक है। द एलएलपी एक्ट आल्सो इनेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट व्हेनेवर इट थिंक इट एप्रोप्रिएट। सुनो, एलएलपी एक्ट में ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है कि जितने कंपनी एक्ट के प्रोविजन उस पर लग सकते हैं एलएलपी है, तो उतने प्रोविजन कंपनी के एलएलपी पे भी भारत सरकार लगा सकती है। ये एलएलपी एक्ट में प्रोविजन रखा गया है। बोलो बात बहुत ईजी है, मजाक नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल है, टू द पॉइंट। मतलब एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ है कि कुछ प्रोविजन कंपनी एक्ट के लिए लगेंगे तो लगेंगे, वो उनको परमिट किया हुआ है, एलएलपी एक्ट ने परमिट कर रखा है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई। सर वो लोग क्या है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है कि ये लगे हैं तो लगा सकते। अब ये ट्रू फॉल्स, कोई भी एक स्टेटमेंट किस में आ जाएगी, ट्रू फॉल्स में आ जाएगी। पढ़ा हुआ होगा तो आपको पढ़ते याद आ जाएगा, समझाया बल्कि मैंने। ये सब इसके 10 के 10 क्या है बेटा, बताओ, कैरेक्टरिस्टिक है किसके, एलएलपी के। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट एडवांस, कीप साइलेंट। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ एलएलपी। कहता है एडवांटेज क्या क्या है, बिल्कुल सिंपल है, देखो आप सुनो।
एडवांटेज ऑफ एलएलपी, कहता है इजी टू फॉर्म, इसको बनाना क्या है, इजी है, ठीक है। नंबर 2, लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसका प्रीपिचुअल क्या होता है, सक्सेशन होता है, समझ आ गया। तो हाँ बिल्कुल नो इफेक्ट, मतलब प्रीपिचुअल मतलब कोई आए कोई जाए ये चलती रहेगी, किसी की डेथ होगी हो जाए ये चलती रहेगी, कंपनी होती है ना ऐसे, बोलो बेटा। और टाटा है, मान लो रतन टाटा भी नहीं रहा एमडी और बन गया और टाटा चल रही है। रिलायंस धीरू भाई अंबानी ने बनाई तो धीरू भाई चला गया तो रिलायंस बंद होगी, चल रही है, परपेचुअल होती है, इसको बोलते हैं परपेचुअल, मतलब कोई आए कोई जाए वो चलता रहेगा। बोलो बात समझ आ गई क्या। एक मैनेजमेंट ऑफ अफेयर, कहता है सुनो, वहां पर मैनेजमेंट कौन देखता है कंपनी में, डायरेक्टर देखता है। यहाँ पर मैनेजमेंट कौन देख, डायरेक्टर। अरे इधर ध्यान दे लो, इधर टाइम पे ध्यान मत दो, बहुत इजी है इसलिए करा रहा हूँ, सिर्फ ये पेज कराऊंगा और 2 मिनट में हो जाएगा। सुनो, कंपनी में मैनेजमेंट कौन देखता है, डायरेक्टर देखता है, और डायरेक्टर शेयर होल्डर से क्या होते हैं, अलग है। शेयर होल्डर डे टू डे वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते, बोलो याद आएगी। ऐसे ही यहां पर जो है वो काम डायरेक्टर नहीं देखता, कौन देखता बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर देखता है, मतलब यहाँ डायरेक्टर वाली बात नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, बोलो देखो लिखा हुआ है एन एलएलपी पार्टनर हु ओन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो पार्टनर है वही मैनेजमेंट को देखेंगे, जो डेजिग्नेटेड है वो फिर उसके रूल रेगुलेशन को देखेंगे। लेकिन कंपनी में कौन देखता है बताओ बेटा, कंपनी में डायरेक्टर देखता है, कौन देखते हैं, डायरेक्टर, ठीक है। इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, इसमें ओनरशिप को ट्रांसफर करना बड़ा इजी है, वो अपना शेयर दूसरे को दे देगा, वो पार्टनर बन जाएगा, इसमें कोई परमिशन ये वो ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेशन बेटा, देखो बेटा इसमें क्या होता है, जब नॉर्मल आपको बता दूं, ध्यान दो बेटा, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो कंपनी को सीडीटी देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है, सारा इंटर में आएगा। क्या दे, कंपनी ने अगर डिविडेंड देना है तो उसके ऊपर क्या पे करेगी, सीडीटी पे करेगी। मैं बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए, क्या पे करेगी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। मतलब 1 लाख दिया तो 20% सीडीटी है, तो 20,000 गवर्नमेंट को देगी, फिर 1 लाख डिविडेंड दे सकती है। बोलो बात समझ आ गई। लेकिन पार्टनरशिप में एलएलपी में ऐसा नहीं है, बिना सीडीटी दिए हुए वो प्रॉफिट को बांट सकती है। बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। नो कंपलसरी ऑडिट रिक्वायर्ड, कंपनी को क्या होता है, ऑडिट करवानी कंपलसरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आपका यूज आ गया, देखो ध्यान से, हर कंपनी को एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो श्री गंगानगर का है उससे ऑडिट करवानी जरूरी है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, हाँ। लेकिन एलएलपी को ऑडिट करवानी कंपलसरी नहीं है। हाँ अगर एलएलपी पे जो लिमिट लगाई हुई है ऑडिट करवाने की, क्या लगाई हुई है, ऑडिट करवाने की क्या लगाई हुई है, लिमिट लगाई हुई है। अगर वो लिमिट को क्रॉस करता है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में है कि टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो इनकम टैक्स की क्या करानी पड़ेगी, ऑडिट करानी पड़ेगी। और चाहे वो फिर इंडिविजुअल की ज्यादा हो 5 करोड़ से, चाहे फर्म की ज्यादा हो, चाहे एलएलपी, फिर तो करानी है। लेकिन कंपनी को क्या है, कंपलसरी है, चाहे कुछ भी हो चाहे ना हो, चाहे उसमें कोई बिजनेस आ गया तो भी करवानी पड़ेगी। समझ आ गया। तो यहां कहता है कंपनी की तरह करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसकी लिमिट है, क्या बेटा, लिमिट है, अगर वो एक्सीड कर जाती है तो करवानी पड़ेगी। अब एलएलपी के ऊपर एक लगती है इंटरनल ऑडिट, क्या लगती है बेटा, इंटरनल ऑडिट के केस में कहता है अगर उसकी 40 लाख से ज्यादा है, कितनी बेटा, 40 लाख रुपए से, या उस पार्टनर की जो है कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल 25 लाख से ज्यादा लगा रखी है, तो उसको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी बेटा, इंटरनल ऑडिट। कोई डाउट है क्या, सुनो, देखो एलएलपी को ऑडिट करवानी कंपलसरी नहीं है। अगर उसकी टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड कर जाए या पार्टनर की कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया वो 25 लाख से ज्यादा हो, तो उसे इंटरनल मैनेजमेंट की ऑडिट करवानी पड़ेगी। लिखा हुआ देखो, इंटरनल मैनेजमेंट की ऑडिट। समझ आ गया मेरी बात। चलिए अब आता है टैक्स ऑडिट। मैंने बता दिया ये पॉइंट बीच में ही, आप उसी के साथ बता दिया। 500 लाख लिखा है, 500 लाख का मतलब 5 करोड़ ही होता है। कई बच्चे कहेंगे 5 करोड़ बोला था, यहाँ 500 लाख है, इसको पता भी नहीं है। अरे बोल लो। चलिए, फ्यूअर कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट, इसमें कंपनी की तरफ बहुत सारी कंप्लायंस नहीं करनी होती, सिर्फ कुछ ही कंप्लायंस करने की आवश्यकता होती है। समझ आ गया कि मेरी बात। देखिए इजी है, चीपर है, खर्चा कम लगता है, और कंपनी में क्या होता है बहुत सी कंप्लायंस करनी पड़ती है, लेकिन इसमें बिल्कुल कम कंप्लायंस करनी पड़ती है। जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है इसके अंदर, कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर कहता है इनकम टैक्स ड्यू डेट, होता क्या सुनो, इनकम टैक्स में इंडिविजुअल को रिटर्न भरने की लास्ट डेट होती है बेटा 31 जुलाई। क्या होती है, और जिनको टैक्स ऑडिट करवानी होती है
उनकी होती है 30 सितंबर। क्या होती है? और जिसने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है, इंटरनेशनल लेन देन है, उसकी होती है 30 नवंबर। ठीक है, वही बात है। बोल रहा है समझ आएंगे तो वो उस पर लगेगा। फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बड़ा फ्लेक्सिबल है, अगर वो एग्रीमेंट को चेंज करना चाहे तो अकॉर्डिंग टू एलएलपी 2008 के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई क्लोज प्रावधान नहीं होना चाहिए जो कॉन्ट्रावेंशन रखता हो किससे, एलएलपी एक्ट 2008 से। एलएलपी एक्ट 2008 बोलता ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आप कहते हैं हम तो हमारे एग्रीमेंट ऐसा लिखेंगे, नहीं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं? उसके बाद है इजी टू वाइंड अप, इसको बंद करना भी बहुत आसान है और उसको ओपन करना भी बहुत आसान। खत्म। क्या पढ़े हमने? एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब उसके बाद क्या दे रखा, देखो छोटा सा टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी। बिल्कुल उससे क्या है बेटा, रिवर्स है। क्या है? रिवर्स। ऊपर क्या पढ़ी हमने? एडवांटेज। अब क्या पढ़ेंगे? डिसएडवांटेज। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। सुनो क्या होता है ये, मतलब आपके शेयर तो है नहीं, तो शेयर मार्केट में तो शेयर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जब शेयर कैपिटल नहीं है तो रजिस्टर्ड कैसे होगा? तो ये कहता है कि वो कैपिटल मार्केट, समझ गए, दलाल स्ट्रीट में ना, सीबीएसई एनएससी, अरे बोलो, उसमें आप जाके अपने शेयर को रजिस्टर नहीं करा सकते हो तो कंपनी करवा सकती है। ये कहता है ये डिसएडवांटेज है। तो यार जब आपकी कंपनी है ही नहीं तो नहीं करवा सकती, तो आपको कंपनी के कुछ बेनिफिट मिले, सारे थोड़े मिले। बात समझ आ गया? एक तो आपका शेयर मार्केट में रजिस्टर नहीं हो सकता, राइट ऑफ पार्टनर,